हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू हैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आईडीपी क्या है। सीबीएसई चाहे क्लास 9th हो या चाहे क्लास 10th हो, दोनों के सिलेबस में इस बार आईडीपी या इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया है। हो सकता है ये वीडियो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे और बारीकी से समझेंगे कि आईडीपी क्या है और ये आपके लिए क्यों जरूरी है। आईडीपी, जैसे कि आप इसका फुल फॉर्म समझते हैं, वो है इंटर डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। जब एक डिसिप्लिन को दूसरे डिसिप्लिन से जोड़ दिया जाता है, यानी कि अगर हिंदी में इसको सरल भाषा में बताना हो तो किसी एक ही चीज के अलग अलग पहलू जब देखे जाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब कोविड पैंडेमिक आया, जब कोरोना पैंडेमिक आया, तो उसका एक आर्थिक पहलू तो था कि दुनिया भर की इकोनॉमीज क्रैश करने लगी। उसका पॉलिटिकल पहलू भी था, कई देशों में सरकारें गिर गई, कई देश कंगाल हो गए। श्रीलंका को देख लो, श्रीलंका में इतनी कंगाली क्यों आई? वो कर्जे में डूबा था, वो तो था ही। साथ ही साथ श्रीलंका का सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम वो क्या था? टूरिज्म। और कोविड में कोई, अरे टूरिज्म थोड़ी कोविड में चलेगा, टूरिज्म बंद हो गया। श्रीलंका का द मेजर सोर्स ऑफ इनकम, वो उनकी कैश पाइपलाइन भी कट ऑफ हो गई और श्रीलंका बिलाल हो गया एक तरीके से। तो ये चीजें समझने वाली होती है कि कैसे मैं एक इशू के अलग अलग पहलुओं को देख सकता हूं। मैंने अगर कोई टॉपिक ले लिया, जैसे कि मतलब हिस्ट्री में बहुत वॉर्स होती थी, उन वॉर्स का इकोनॉमिक से क्या है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी वजह से कई देश गरीब हो जाते थे जिन्हें लूट लिया जाता था और कई अमीर के अमीर हो जाते थे। हम अक्सर कहते भी हैं ऐसा कि ब्रिटेन वॉज बिल्ट ऑन द मनी स्टोलन फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन जो है वो साम्राज्य पूरी को जितनी भी धरोहर है, उनका महल भी वो उसी धन से बनाया है जो उन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से लूटा है। तो यही इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का मेन मकसद होता है। इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर स्कूल कंपटीशन में क्या होता है, ये स्कूल इसके साथ, माफ कीजिए, इंटर स्कूल कंपटीशन में एक ही स्कूल के दो स्टूडेंट्स आपस में कंपीट करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी में दो डिसिप्लिन्स मिलकर के, आप जैसे साइंस और कॉमर्स, ये इसको आप साइंस और कॉमर्स मत समझिए, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। जैसा वॉर्स हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, इसका देश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी पे क्या असर हुआ, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। कोविड जो है, आप कह सकते हो ये बायोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट हो सकता है, इसका क्या रिलेशन है देश की अर्थव्यवस्था के साथ। जब आप दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो और स्टूडेंट को यह समझाते हो कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज है तो उसके अलग अलग पहलू होते हैं और अलग अलग पहलू अलग अलग सब्जेक्ट से निकाले जा सकते हैं। सो यही है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में विद एग्जांपल्स चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, ये बहुत अच्छा है, बहुत आपकी बेहतरी के लिए किया गया। यहां ये कुछ लाइनें हैं जो बाकायदा सीबीएसई के सर्कुलर से ही ली गई है, उसकी भी एक झलकी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आपको और क्लैरिटी दे देता हूं। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट सर्व टू असाइमुलेट वेरियस सब्जेक्ट्स विद ईच अदर एंड इन डूइंग सो ब्ला 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 ब्ला। देखिए बेसिकली वो आपको इसके फायदे बता रहे हैं जो कुछ हद तक हर स्टूडेंट को पता होंगे। आप चाहे जैसे भी स्टूडेंट है, आपके पास इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी कि अगर सीबीएसई कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दे रहा है, ऐसा कोई थ्योरी वाला प्रोजेक्ट तो नहीं है कि घर पे आप लिख करके आ गए, नहीं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट आपको दिया जा रहा है। अब ये प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, क्लास में ही कराया जाएगा। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्या है, इसका फ्लो, इसके बारे में दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये क्लास में ही कराया जाएगा और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। इसका एक सजेस्टिव 10-day प्लान सीबीएसई ने दिया है, यानी कि ये संभवतः 10 दिन चलेगा, जिसमें आपने कोई विषय ले लिया तो उसके अलग अलग पहलू के ऊपर आप अलग अलग दिन डिस्कशन करेंगे। डिबेट्स हो सकते हैं, क्विज हो सकते हैं, चार्ट्स बनाने हो सकते हैं। ये एक दिन में ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, 10 दिन में ये पूरा हो सकता है, जिसमें हर दिन टीचर आपको बताएगा कि इस दिन हम ये सीखने वाले हैं और उसके बाद आपका परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। एक, मैं वीडियो शुरुआत में बता रहा हूँ, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एक दिन का काम नहीं है। दूसरी बात कि एक इसमें अच्छी बात है कि ये ग्रुप प्रोजेक्ट ने, ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये ग्रुप प्रोजेक्ट होगा। तो इसमें एक समूह होगा आपके पास। ठीक है, एक आपको याद है अलग सा प्रोजेक्ट वर्क भी आपको दिया जाएगा, जो अक्सर इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर कंज्यूमर राइट से कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर दिया जाता है। या कोई भी सामाजिक इशू, समाज में कौन सा कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड, कई लोग मतलब लड़कियों को गर्भावस्था में ही वो नहीं चाहते कि वो पैदा हो, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, या फिर समाज में पॉवर्टी है, पोल्यूशन है, कोई भी सोशल इशू आप ले सकते हैं। किसी सोशल इशू को लेकर के कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक को उसके अधिकार पता होने चाहिए
कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं 10 रुपये का चिप्स 12 रुपये में, आप बेचिए ही मत, वरना आप मैक्सिमम रिटेल प्राइस से अधिक स्तर पे नहीं बेच सकते। ठीक है, 68 रुपीज़ का अगर कोई कोल्ड ड्रिंक है तो आप 2 रुपये राउंड ऑफ करके 70 रुपीज़ में नहीं बेच सकते। तो ग्राहक को अपने अधिकार पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो कंज्यूमर अवेयरनेस के ऊपर या किसी सोशल इशू के ऊपर आपको कोई ऐसे लिखना होगा, कोई रिसर्च पेपर बनाना होगा, कोई रिटन असाइनमेंट होगा, ये प्रोजेक्ट वर्क आपका हो गया। जो प्रोजेक्ट वर्क है दोस्तों ये इंडिविजुअली होता है ज़्यादातर तौर पे। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कभी भी इंडिविजुअली नहीं होगा। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जो है ये ग्रुप प्रोजेक्ट ही होगा, इसमें आपके ग्रुप्स बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको फ्लो नहीं पता तो जो अपडेटेड सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया सोशल साइंस का दोबारा जो अपलोड किया गया, जो वीडियो उन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी उनको क्लैरिटी होगी, नहीं तो मैं आपकी सहूलियत के लिए आपको बता देता हूँ। देखिए 80 नंबर जो है वो तो आपके बोर्ड के नंबर होंगे सोशल साइंस में, बचे 20 नंबर जो है वो 5-5 में बढ़ जाएंगे यहाँ पे, जिसमें से 5 नंबर जो है हो गए आपके आईडीपी के, जो ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, क्लास में ही होगा, 8-10 दिन चलने वाला होगा। बचे 5 नंबर होते हैं आपका प्रोजेक्ट वर्क, जो आपको कंज्यूमर अवेयरनेस या किसी सोशल इशू के बारे में कुछ लिखना होगा। ये इंडिविजुअल होता है यूजुअली, ये ग्रुप प्रोजेक्ट ही होगा 100%। आपके और 5 नंबर होंगे आपके यूनिट टेस्ट के। आपके स्कूल में चाहे 4 यूनिट टेस्ट हो या 40 यूनिट टेस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 नंबर ही। आप मैडम या सर से क्लैरिफाई कर लीजिएगा कि यूनिट टेस्ट के नंबर कौन से यूनिट टेस्ट से जुड़ेंगे, किस तरीके से होंगे। अक्सर होता है जैसे 40 मार्क्स का अगर वो एक इंपॉर्टेंट यूनिट टेस्ट लेते हैं तो उसको 8 से डिवाइड करके उसको 5 में कन्वर्ट करते हैं, या फिर वो हो सकता है 2 यूनिट टेस्ट ले 40-40 नंबर के, उसको 5 में कन्वर्ट करे। वो आपके स्कूल के ऊपर है। 5 नंबर आपके यूनिट टेस्ट इंटरनल टेस्ट के लिए, और बचे 5 नंबर टीचर आपके बारे में क्या सोचता है, उनकी आपके बारे में क्या राय है, आप क्लास में अटेंटिव रहते हैं या नहीं, कोई बहुत बड़ा कांड तो आपने नहीं कर दिया क्लास में। अरे होते हैं ऐसे कुछ उपद्रवी स्टूडेंट्स भी, तो उसके लिए है ये। प्रमुख तौर पे ये वाले जो 5 नंबर होते हैं ये अक्सर दे दिए जाते हैं क्योंकि हर स्कूल अपना रिजल्ट अच्छा करना चाहता है। वो आप पंक्चुअल हो या ना हो, वो आपको इसमें 4 तो कम से कम दे ही देते हैं। बाकी ये 3 आपके हाथ में, 20 नंबर ये है और 80 नंबर का आपका बोर्ड का पेपर है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट क्योंकि थोड़ा सा नया आया है इसीलिए इसके बारे में मैं ये क्लैरिटी वीडियो जो है बना रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको और क्लैरिटी देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो ये फ्लो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बार सीबीएसई ने एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, कुछ नया नया है, पहली बार इसको ग्रैंड स्केल पे लॉन्च किया गया है, कंपल्सरीली लॉन्च किया गया है। इससे पहले भी अगर आपको याद होगा तो 2016 के आसपास इसका चलन खूब था, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आपको बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो उसे ना उसका रेलेवेंस समझा करके सिखाओ कि बेटा तुम ये चीज़ पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा जैसे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में कि वो सिल्क रूट कैसे भारत पहले एपी सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का और सिल्क रूट का, और सिल्क रूट में ज़्यादातर सामान जो आता जाता था वो भारत का ही होता था। सिल्क रूट मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क था पुरानी दुनिया में, जो क्रिश्चियन एरा से भी पुराना था। यानी कि हम कहते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उसको फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी से माना जाता है कि पहली शताब्दी के दौरान जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो उससे भी पहले, बिफोर द क्रिश्चियन एरा, तब से ये चल रहा था सिल्क रूट, यानी कि इट प्रीडेट्स द क्रिश्चियन एरा। तो जो क्रिश्चियन एरा है उससे पहले का बहुत बड़ा ट्रेड नेटवर्क था सिल्क रूट। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है, सिल्क रूट के बारे में जान के मैं क्या करूंगा। तो आज के टाइम में जो सबसे बड़ा ट्रेड नेटवर्क है उसके बारे में अगर आप स्टूडेंट्स को बताएंगे तो उनको पता चलेगा। आपने महाभारत के वॉर के बारे में सुनी होगी, जो बहुत बड़ी थी पर 18 दिन चली। आपको ट्रॉय के युद्ध के बारे में पता है। जब आप चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और उसका रेलेवेंट स्टूडेंट को समझाते हैं और इस सत्य को भी दिखाते हैं कि देखो अगर तुम्हें ये ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि ये ऐसा ही है, इसका एक पीछे वाला पहलू भी है। तो ये स्टूडेंट्स को बहुत इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है। तो ये एक अच्छा तरीका है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ पहले का। ठीक है, ये चीज़ें हैं जैसे ये मंडला आर्ट, इसको मंडला नहीं कहना चाहिए, इसको मंडल आर्ट कहा जाना चाहिए, मंडल। पर इंग्लिश में अक्सर आदत होती है ए लगा देने की। जैसे कर्म है तो कर्म ऐसे नहीं लिखते, कर्मा लिख देते हैं, कर्म। इसको चाहे आप कर्म प्रोनाउंस करें या कर्मा, ए एक्स्ट्रा हमेशा लगाया जाता है। धर्म तो DHARM, धर्म, और आगे ए लगा देंगे, धर्म। तो ये अंग्रेज़ों की एक विचित्र आदत है, इसे आप छोड़िए। मंडल आर्ट के ऊपर सीबीएसई ने एक बार एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दिया है। सीबीएसई के स्कूल ने इसको फॉलो भी किया है। ये किसके साथ दिया था? ये मैथ्स के साथ दिया था, सोशल साइंस के साथ नहीं। तो मैं इसको आपको बताता हूँ। मंडल आर्ट, ये संस्कृत शब्द मंडल से लिया गया है। ठीक है,
मंडल का मतलब होता है संस्कृत में सर्कल, जैसे हम कहते हैं सूर्य मंडल हो गया, ग्रह मंडल हो गए, तो सर्कल के फॉर्म में ये मंडल यानी कि संस्कृत में सर्कल अर्थ होता है। अब इसको मैथ्स के साथ कैसे रिलेट किया? मंडल ट्रांसलेट्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इनटू सिंपल शेप्स एंड फॉर्म्स। अगर आप इस इमेज को भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग मैथमेटिकल इमेजेस दिखाई देंगी। कहीं पे सॉलिड दिखाई देगा, कहीं स्फीयर दिखाई देगा, कहीं पे सेमी सर्कल्स दिखाई देंगे, कहीं पे प्रॉपर सर्कल्स दिखाई देंगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएगी। सवाल प्रमुख तौर पे हो सकता है स्टूडेंट से ये पूछा गया था कि ईच स्टूडेंट विल सबमिट अ मंडल डिज़ाइन। हर स्टूडेंट को एक मंडल डिज़ाइन खुद अपने हाथ से बना के सबमिट करना है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ी नक्काशी है, बारीकी से करेंगे तो 3-4 दिन में बना सकते हैं। राइट 4 to 5 सेंटेंसेस ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स यूज्ड इन क्रिएटिंग दीज डिज़ाइंस। देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये डिज़ाइन सिर्फ चित्रकार ने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपके देश में ऐसे भी पौराणिक मंदिर हैं कि उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसके पिलर्स जो हैं वो रोटेट होते हैं। तो रोटेटिंग पिलर्स वाला कॉन्सेप्ट और हज़ारों साल पुराने हैं। रोटेटिंग पिलर्स आज जो हम बनाते हैं वो 50-100 साल के बाद रोटेट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉक कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, पर आज भी स्मूथली रोटेटिंग पिलर्स बनाए गए। तो ये सिर्फ क्रिएटिविटी है क्या? नहीं, ये आर्ट है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें डिजाइन है, इसमें लॉजिक लगाया गया है। आज भी ऐसे आपके यहाँ पे पुराने आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जिसमें परफेक्ट सिमेट्री है, कि मतलब अगर मानो 84 खंबे हैं तो 84 में वो सिमेट्री आपको दिखाई देगी। सिमेट्री आप जानते हैं ना, सिमेट्री यानी कि फॉर एग्जांपल कोई शेप है, ठीक है, जिनको सिमेट्री का अर्थ नहीं पता, कोई शेप है उसको आप बराबर 2 हिस्सों में अगर बांट सके, ठीक है, इसको मैं S1 और S2 लिख देता हूं, तो दी आर्ट या किसी भी शेप को अगर आप बराबर 2 हिस्सों में बांट सके तो इसको सिमेट्री कहा जाता है। ए सिमेट्री क्या होती है? अगर सिमेट्री आगे ए लगाया गया तो मान लीजिए कोई ऐसा शेप है जिसको आप बराबर 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते, तो वो एसिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो सिमेट्री, एसिमेट्री, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो 84 खंबे हैं वो सिमेट्री है। तो क्या ये सिर्फ डिजाइन है? ये क्या आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी थी कि एक के पीछे एक खंबे लगा दे? नहीं, इसमें लॉजिक है, इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें कमाल की मैथमेटिक्स है। तो डिजाइन के पीछे मैथमेटिक्स होती है। जैसे ये बहुत सुंदर एक तस्वीर है देवी माँ की, ठीक है, तो ये मंडल आर्ट था। यहाँ पे इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना था कि मैथ से इसका क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। मंडल या मंडलास आर ज्योमेट्रिक डिजाइन दैट आर मेड थ्रू यूनिफॉर्म डिविजन्स ऑफ सर्कल। अगर आप इस डिजाइन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सर्कल के अलग अलग डिविजन्स किए गए हैं। ऑफकोर्स ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, आप थोड़ा ईजी फॉर्म भी बना सकते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है जहां पे सीबीएसई आपको ये बता रही है कि जो मंडल आर्ट है। अब आमतौर पे अगर मैं सिर्फ आके आपको पढ़ा देता कि बेटा ये देखो, ये आपको ड्राइंग दिख रही है माँ की, ये जो ड्राइंग है ना, ये मंडल, ये जो आर्ट है जिससे ड्राइंग बनाई गई है, इस आर्ट फॉर्म को मंडल आर्ट कहते हैं। तो आप लगते हैं हाँ मंडल आर्ट कहते हैं, आप इसको रट्टा मारते रहते। लेकिन जब आपको इसका रहस्य पता है कि ये सिर्फ क्रिएटिविटी से नहीं बनाया गया, इसके पीछे मैथमेटिक्स है। अगर मैं साड़ी के बॉर्डर पे कोई हाथी भी बना रहा हूं तो उसमें भी मेरे को मैथमेटिक्स चाहिए। तुम्हारे पूर्वज कोई अरे ऐसे ऐसे थोड़ी थे, है ना, सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे लॉजिक है कि कैसे आपने सर्कल्स को, आप पूरा देखोगे तो इस शेप में आपको सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा विजिबल जो शेप दिखाई देगा, अगर दृष्टि है वैसी तो सर्कल दिखाई देगा। क्योंकि सर्कल को ही अलग अलग तरीके से जब आप डिवाइड करते हो तो मंडल आर्ट की यही बहुत बड़ी स्पेशलिटी है एक तरीके से। बाकी शेप्स भी हैं पर सबसे प्रोमिनेंट इसमें सर्कल है। तो ये मंडल आर्ट के पीछे का जब आपको मैथमेटिक्स समझाया जाएगा, इसमें कोई इक्वेशन नहीं है a+b² नहीं साहब, इसमें लॉजिक है। जब आपको आर्ट के पीछे का लॉजिक बताया जाएगा तो वो स्टूडेंट जिसको ड्राइंग नहीं पसंद पर जिसका मैथ्स अच्छा है, वो भी उस आर्ट को पसंद करेगा, वो भी इस आर्ट को समझेगा। वो भी किसी पौराणिक मंदिर में जाएगा तो ये नहीं कहेगा कि ये जो बाहर, ये जो दीवारों पे जो नक्काशी की गई, ये तो ऐसे ही कर दिया साहब, कुछ बनाना था। वो समझेगा कि इसमें सिर्फ मेहनत नहीं लगी है साहब। पत्थर पे अगर कुछ आपको उभारना हो, कोई डिजाइन बनाना हो, पत्थर पे तो मेहनत लगती है, पर इसमें सिर्फ मेहनत नहीं लगी है, इसमें साइंस लगा है, लॉजिक लगा है, मैथमेटिक्स लगा है। तो ये मंडल आर्ट काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट था सीबीएसई का, जिसमें उन्होंने, एक स्कूल ने इसको अडॉप्ट भी किया था, इसको मैथ से कनेक्ट किया था, ठीक है। फिलहाल सीबीएसई ने आपको किस तरीके से दिया है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, और इस वीडियो के एंड में मैं प्रोजेक्ट वर्क भी डिस्कस कर लूंगा, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सीबीएसई ने बकायदा अपने सर्कुलर में क्या कहा है वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, मेरे हमदम, मेरे हमराज, हम यहां गए इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10th, ठीक है। ये जो पूरा है
और ये जो मेरी पीपीटी भी जो थी ये भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। कई चीज़ें यूट्यूब पे इसलिए नहीं डाली जाती, जितना डिस्क्रिप्शन में होगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि ऐसा नहीं है, हमारी सोच ऐसी नहीं है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही है साहब, नहीं करना है तो मत कीजिए। यूट्यूब पे कई चीज़ें डालने के बाद फिर उसको हटा दिया जाता है यूट्यूब की तरफ से, या कभी कभी कुछ कुछ कॉपीराइट का अलग अलग इश्यूज आ सकते हैं। इसीलिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जहां पे ये सर्कुलर भी मैंने डाला है। ठीक है, ये सर्कुलर तो मैंने जो अपडेटेड सीबीएसई एसएसटी का दोबारा जब रिलीज हुआ तो नई वीडियो बनाई उसमें भी डाला था मैंने, इसमें भी डाल रहा हूं। प्लस इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट से जुड़ा जो जो मेरे को माल मटेरियल जो जो मेरे को चीज़ें मिलती रहेगी वो सब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहूंगा। तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप वो टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सीबीएसई का जो दोबारा सीबीएसई ने अपलोड किया एसएसटी का सिलेबस वो है, तो सीधा पेज नंबर 53 पे आइएगा, डायरेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10। इसमें बकायदा सीबीएसई ने बता दिया कि ये चैप्टर्स हम लेंगे। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इस चैप्टर का ध्यान रखिएगा, शुरू के 4 पेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग से लेके वो वाला जो टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, वहां तक आपको बोर्ड में पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ पूरा चैप्टर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में है। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स को लिंक किया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी में ऐसा है कि चैप्टर का सिर्फ मैप वर्क आएगा, ठीक है, और बोर्ड में, और बाकी पूरे चैप्टर, वो पूरा चैप्टर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर्स आपको दे दिए गए। बाकी देखिए स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसको पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, इसमें आप खो जाएंगे। ट्रेस द हिस्ट्री, एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये टीचर के समझने के लिए। जब भी टीचर आपको प्रोजेक्ट आपको देगा तो टीचर आपको बताएगा हर दिन, जैसा मैंने बताया इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट 1 से अधिक दिन चलेगा, इसलिए सीबीएसई ने 10 डे का सजेस्टिव प्लान भी इस सर्कुलर में दिया है। संभवतः 10 दिन चलने वाला है, ये एक चीज याद रखिएगा, 1 से अधिक दिन चलेगा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, क्लास में ही करना है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रुप प्रोजेक्ट होगा ये, तो आप अकेले नहीं होंगे। आपके समझने वाली बात जो है वो यहाँ पे 10 पीरियड्स जो यहाँ पे लिखा गया है, तो संभवतः 10 दिन या 10 पीरियड, अगर एक दिन में ही 2 पीरियड दिए जा रहे हैं तो हो सकता है 5 पीरियड में ही हो जाए। ठीक है, बाकी आपके समझने लायक जो जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, यहाँ गाइडलाइंस दिए गई हैं। ठीक है, गाइडलाइंस आपके समझने वाली नहीं है। ठीक है, अ सजेस्टिव 10 डेज प्लान, सीबीएसई ने सजेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि 10 दिन ही करना है, कोई स्कूल 1 हफ्ते 8 दिन में भी कर सकता है। सीबीएसई ने 10 दिन का प्लान आपको सजेस्ट किया है कि पहले दिन आप ये करेंगे, दूसरे दिन ये कर सकते हैं, तीसरे दिन ये कर सकते हैं, बाकी वो टीचर की इच्छा है। बाकी आप इन डिटेल्स में डूब करके कंफ्यूज मत होइएगा। मैं बार बार कह रहा हूं साहब, इस सभ्यता में एक कहावत है, सत्य सदा संतोषजनक होता है। ट्रूथ बाय नेचर इज सेटिस्फैक्ट्री। अगर मैं सच बोल रहा हूंगा ना तो आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, आपको विश्वास अपने आप हो जाएगा। सच क्या है? सच ये है कि ये आपके लिए अच्छा है। कोई चाहे आपसे कुछ भी कहे, कैसे भी उसको कंफ्यूज करे, ये इजी है। अगर आप थोड़े भी प्रैक्टिकल स्टूडेंट हैं और आप वाकई अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए। ऐसे भी ग्रुप प्रोजेक्ट है, अलग अलग लोगों के साथ हो सकता है, आपके कुछ फ्रेंड्स के साथ भी आपको काम करने का मौका मिले। तो इसको लेके इसकी डिटेल्स में इतना मत घुसिए। हाँ, सीबीएसई ने बकायदा यहां पे, ठीक है, कहां, हाँ ये जाने दीजिए, सीबीएसई ने बकायदा यहां पे गूगल डॉक्स की लिंक दी है, ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की है। ठीक है, कोशिश करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं। यहां पे सीबीएसई ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट किस तरीके का हो सकता है। चलिए इस गूगल डॉक की लिंक पे क्लिक करके मैं आपको सीधा, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं, मैं सीधा आपको दिखाता हूं इस गूगल डॉक्स की लिंक में क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट जब ये लिंक ओपन होती है तो इस तरीके का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसको डाउनलोड करने के लिए साइड में फाइल का एक ऑप्शन होता है, फाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वो आपसे फॉर्मेट पूछेगा, पीपीटी में डाउनलोड करना है, वर्ड में डाउनलोड करना है, पीडीएफ में। खैर, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे या गूगल डॉक की लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुलेगा। पहले है ना, फॉर्मेट फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी 2023 to 24 सब्जेक्ट सोशल साइंस इंटीग्रेटेड ग्रेड 10th क्लास 10th के लिए। ठीक है, लर्निंग, ये पहला पॉइंट आपके लिए, मैं सिर्फ आपको बताता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट छोड़ दो, टीचर के लिए ये। ठीक है, मेथोडोलॉजी, हाउ इंटीग्रेशन हैज बीन डन, कि कैसे मैं एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से और उसको इकोनॉमिक्स से, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, मैं किसको कैसे इन चीजों को कनेक्ट करूंगा, उसका जिक्र यहां पे, उसका एक एग्जांपल आपको यहां पे दिया गया है।
असेसमेंट किस तरीके से होगा, देखिए ये थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, 8-10 दिन चल सकता है, लेकिन 5 नंबर का ही ये प्रोजेक्ट है, तो उसमें कितने नंबर आपको किस चीज के लिए मिलेंगे। 5 नंबर का सुन के डिसअपॉइंट मत हो जाना, आपको काफी मजा आएगा। और हाँ, मैंने एक और वीडियो बनाई थी आई ओपनर प्रिपरेशन 9th और 10th के लिए, उसमें मैंने बकायदा IM20 करके एक शॉर्ट फिल्म का जिक्र किया है, वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप वाकई इस सत्य को समझना चाहते हैं कि क्लास 10th जो है क्यों मेमोरेबल होना चाहिए आपके लिए, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जानना चाहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, लाइफ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइमलाइन का भी थोड़ा सा जिक्र यहां पे किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मैं आपको बता चुका हूं, एक सैंपल मैं यहां आपको दिखाता हूं। अब ये जो इन्होंने ये बनाया है ना, ये बादल के अंदर जो लिखा है ये इतना क्लियर नहीं है, ये हमारे बोर्ड की गलती नहीं है, ये डॉक्यूमेंट में ही ऐसा है। देखिए ग्रुप 1 आपको अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाएंगे, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 3 ग्रुप बनाए जाएंगे। तो मान के चलिए अगर आपके क्लास में 60 बच्चे हैं तो 20-20 की 3 ग्रुप बनेगी, एक हिस्टोरिक एस्पेक्ट देखेगा, एक ज्योग्राफिक एस्पेक्ट मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तुम ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी देखो, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स। यहां पे ट्रेस द ग्लोबल कनेक्ट ऑफ इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया का दुनिया के बाकी देशों से कनेक्ट या कनेक्शन कैसा था, ट्रेड कैसा था बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। साथ ही साथ एक टॉपिक और वो देते हैं इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, दोनों टॉपिक्स में, है ना, दोनों अलग अलग टॉपिक्स है। इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। देखिए जो चैप्टर है हिस्ट्री का मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, इससे 2 टॉपिक आपको दिए गए हैं, ज्योग्राफी से भी हो सकता है 2 देंगे, आगे देखेंगे। हिस्ट्री से ग्रुप 1 को क्या टॉपिक दिया है, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भारत की आजादी से पहले और भारत की आजादी के बाद, बिफोर एंड आफ्टर, 1947 से पहले और 1947 के बाद भारत के जो रिश्ते हैं, ट्रेड जो भारत करता है दूसरे देशों से, वो कैसा है, ट्रेड वॉल्यूम क्या है, किस तरीके का ट्रेड के बारे में तुम्हें जो लिखना है कि सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ किया जाता है, ट्रेड वॉल्यूम कैसा है, भाई साहब जैसी आपकी इच्छा हो। 1900 इंडियन इंडिपेंडेंस बिफोर एंड आफ्टर भारत का ट्रेड कैसा है। दूसरा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या असर हुआ था मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में। मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है, जैसे मैंने बताया, आज जो बाइडेन वहां पे अपने बेटे का गलत नाम ले लेते हैं इंटरव्यू में, कल आपको पता चल जाता है दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। रशिया और यूक्रेन का, अरे रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, अरे हाँ या ना, अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रशिया से आपको पता होगा सबसे ज्यादा एनर्जी पाइपलाइंस जाती थी पूरे यूरोप में। अब यूरोप प्रॉब्लम में, क्योंकि यूएस ने बोला बॉयकॉट करो रशिया को, पर यूरोप जो रशियन एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है, वो किस तरीके से काम करेगा। तभी तो जब आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा जाता था कि इंडिया क्यों खरीद रहा है, इंडिया क्यों फंड कर रहा है रशियन वॉर को, इनफैक्ट ये भी कह दिया था जेलेंस्की ने, वो पगले ने, कि भारत का जो पैसा है उस पर यूक्रेनी सोल्जर्स का खून लगा है, फलाना ढिमकाना। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने सही कहा वहां पे कि what we purchase, we do purchase some energy for our security, but your attention should be on Europe, because what we have purchased in an entire month, I think Europe purchases it in an afternoon. मतलब यूरोप इतनी ज्यादा एनर्जी खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, क्योंकि रशिया पे डिपेंडेंट है। चाहकर भी आप किसी देश को बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकते, क्योंकि दुनिया आज एक दूसरे से इतनी जुड़ गई है, कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया छोड़ के, किम जो छोड़ के, क्योंकि उसने अपने आप को सबसे आइसोलेट करके देखा है। ठीक है, खैर, तो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में दुनिया की इंटरकनेक्टिविटी में क्या असर हुआ। सेकेंड ग्रुप जो इकोनॉमिक्स वाला है, उनको बोला गया है कि भैया आप हमें ये बताओ द ग्रेट डिप्रेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वर्ल्ड एंड द इकोनॉमी। ग्रेट डिप्रेशन जो आया था उसका इंपैक्ट क्या हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी पे। साथ ही साथ दूसरा टॉपिक दिया, इनको भी 2 टॉपिक, इनको भी, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड द लिबरलाइजेशन पॉलिसी। बीच में एक एलपीजी पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत भारत ने अपने द्वार विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए कि अब विदेशी कंपनी भी भारत में आके बिजनेस कर सकती है। कोका कोला, मैकडॉनल्ड्स, एप्पल का हाल ही में एक शोरूम खुला बीकेसी मुंबई में। तो ये सब क्या है, विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में बिजनेस कर रही हैं। एमएनसी का और लिबरलाइजेशन पॉलिसी का क्या रोल है इंटरनेशनल ट्रेड में, इसका दुनिया पे क्या असर हुआ। ज्योग्राफी में क्या दिया, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम 18th सेंचुरी टिल डेट, है ना, विच हेल्प्ड इन मेकिंग द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। दुनिया को आज जोड़ने में कौन कौन सी 18th सेंचुरी से लेके, जब हवाई जहाज का भी आविष्कार शायद नहीं हुआ, मैं श्योर नहीं हूं, चेक कर लेना, हो सकता है हो गया हो, तो 18th सेंचुरी से लेके टिल डेट आज तक
कौन कौन से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट हुए, नए इंजन्स आए होंगे, नई शिप्स आई होंगी, नई एरोप्लेन्स आई होंगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड आज एक ग्लोबल विलेज बन गया, आज इतना ज्यादा जुड़ गया एक दूसरे से। दूसरा टॉपिक है हाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी को, लाइफलाइन है साहब, सही बात है, चैप्टर का नाम ही सही है। जिस गांव में विकास क्यों नहीं है, वहां के लोग मेहनती नहीं है, अरे तुमसे ज्यादा मेहनती है। गांव में विकास इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सड़क नहीं है। इसलिए मोदी जी और गडकरी जी सही कर रहे हैं कि जहां जहां सड़क जाएगी उस सड़क के जरिए लोग तो जाएंगे, पर विकास जाएगा वहां पे। तो जहां जहां सड़क है वहां वहां विकास है, ये बात हमेशा याद रखना। जिस शहर में कनेक्टिविटी अच्छी है वहां दूर दराज इलाकों से भी लोग काम करने आ सकते हैं, अरे हाँ या ना। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एनालाइज द वेरियस डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन, जो दुनिया जुड़ी एक दूसरे से, इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स आप समझ पाओगे, ठीक है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रोजेक्ट, स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर पाएगा कि वर्ल्ड किस तरीके से ग्लोबल विलेज बन गया, क्यों ऐसा है कि रशिया का लोग बॉयकॉट नहीं कर पा रहे, यूरोप रशिया से एनर्जी खरीद रहा है, काफी चीजों के ऊपर आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पे दी गई है। अब इस प्रोजेक्ट में करना क्या होगा, मानो 3 ग्रुप्स बना दिए गए, 20 बच्चे इसमें, 20 बच्चे इसमें, 20 बच्चे इसमें। ये अपने लेवल पे कुछ करेंगे, ये अपने लेवल पे कुछ करेंगे, अपने लेवल पे कुछ करेंगे। संभवतः बाद में फिर तीनों साथ में आएंगे, अपने अपने आइडियाज पिच करेंगे, एक्सचेंज करेंगे और अलग अलग डायमेंशंस को समझेंगे, ठीक है। काफी सारी चीजें यहां पर हो सकती है, जैसे वो आपको बता रहे हैं क्या क्या हो सकता है। द वर्क कैन कल्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ, जो वर्क है, जो काम आपको दिया जाएगा अलग अलग ग्रुप्स को, किस फॉर्म में कल्मिनेट हो सकता है, किस किस तरीके से किया जा सकता है। पावर पॉइंट बनाना होगा, ठीक है। विंडोज मूवी मेकर हो सकते हैं, आपको कोई शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कहे कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ कैमरा उठा के कुछ शूट करके देखो। क्विज शो, कोई क्विज हो सकता है कि जिस टीम ने हिस्ट्री वाला प्रिपेयर किया है वो ज्योग्राफी टीम का क्विज देगी, ऐसा कुछ हो सकता है ना। एग्जीबिशन हो सकता है, कुछ मॉडल वॉडल बनाने के लिए स्किट हो सकता है, एल्बम, फाइल, सॉन्ग, डांस, अरे कुछ भी। सीबीएसई ने कंप्लीट फ्रीडम दिया है। अब आपकी ये स्कूल की मैडम या सर के ऊपर है, आपके स्कूल के ऊपर है कि वो कितने बेहतरीन और कितने क्रिएटिविटी से इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट हो सकते हैं। हाँ, आप डिबेट कर सकते हो कि मैं नहीं मानता कि ये सड़क बनवाने से थोड़ी मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड होता है। अब वहां से कोई आपको चैलेंज कर सकता है, तो ये काफी मजा आएगा आपको इस प्रोजेक्ट को करने में, ठीक है। डिबेट हो सकते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन, आप पेपर्स लिख के लाइए, जो बोरिंग मेथड होता है। टीचर्स कैन ऐड ऑन टू द लिस्ट, टीचर अपने हिसाब से इस लिस्ट को ऐड कर सकता है। तो आपकी कोई मैडम बोलेगी नहीं इसी में से कुछ करो, तो आप बोला नहीं मैडम, नीचे शुभम सर ने बताया ब्रैकेट में लिखा है कि आप ऐड कर सकते हो या अपने हिसाब से कुछ और चीज कर सकते हो, ठीक है। अब मार्क्स, रूब्रिक, यानी कि मार्क्स किस तरीके से आपको मिलेंगे। 2 नंबर आपको मिलेंगे, आपका कंटेंट आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। 2 नंबर कितना क्रिएटिव हो, और 1 नंबर कि आपने टीम के साथ अच्छे से काम किया या नहीं किया। तो ये 5 नंबर सुनने में कम लग रहा है, लेकिन ये नंबर के बारे में नहीं, ये एक्सपीरियंस के बारे में और थिंकिंग के एक नए डायमेंशन को खोलने के बारे में मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। तो ये है आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें जो हमने जानी वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। महत्वपूर्ण बातें जैसे कि, है ना, ये एक और एग्जाम्पल था मेरे पास इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का, इसके ऊपर मैं आऊंगा। जैसे कि हमने जाना कि इट इज मोर देन 1 डे, मैं लिख सकता हूं, ठीक है, कि 1 दिन में हो जाएगा। हैंड राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा, नोटबुक पे लिखने में और बोर्ड में लिखने में बहुत फर्क है। मोर देन 1 डे, ठीक है, 1 दिन से ज्यादा ये प्रोजेक्ट चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि ये जो है 100% क्या होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट होगा। इट हैज टू बी अ ग्रुप प्रोजेक्ट, इट कैनॉट बी एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट। चलो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट जो है वो भी मैं यहां डिस्कस करा दूंगा, ये ग्रुप प्रोजेक्ट ही होगा, ठीक है। 1 दिन से ज्यादा चलेगा, ग्रुप प्रोजेक्ट होगा। साथ ही साथ और हमने क्या देखा, और हमने ये भी देखा कि ग्रुप प्रोजेक्ट तो होगा और साथ ही साथ कितने नंबर का होगा, 5 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। सिविक्स का इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के फैन सॉरी। हिस्ट्री से क्या क्या आएगा, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है, शुरू के 4 पेज छोड़ करके, यानी कि वो जो टॉपिक था ना कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, उसको छोड़ करके बाकी पूरा चैप्टर आएगा। ज्योग्राफी में आपके पास पता है मैं इसको लोन लिखता हूं, LONE, लोन, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इकोनॉमिक से ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये चैप्टर्स आएंगे आपके। इन्हीं में से अब टीचर क्या देना चाहिए, ये किस किस फॉर्म में हो सकता है, तो मैं यहां लिख देता हूं एनी फॉर्म, ठीक है। प्रमुख तौर पे मैं लिख देता हूं जैसे PPT हो सकता है, कोई वीडियो बनाना हो सकता है,
कोई डिबेट वगैरह हो सकता है एक्सेट्रा, कोई क्विज हो सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो मोर देन वन डे ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, 5 नंबर के लिए होगा और इनमें से किसी भी फॉर्म में बेसिकली हो सकता है, वो टीचर की चॉइस है। सर्कुलर भी मैंने आपको खोल करके दिखाया, काफ़ी अच्छा है। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है किस तरीके से होता है, ठीक है। ये जो एक एग्जाम्पल था, ये भी एक सीबीएसई स्कूल ने फॉलो किया है जब मैं इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च कर रहा था। तो ये एक्चुअली इसके ऊपर था इंडिया एज अ विश्व गुरु। इस इमेज को देख के आप कुछ हद तक आइडिया लगा सकते हैं। इसमें भारत की प्रमुख तौर पे सारी भाषाएं, यहाँ पे एक साधु बैठे हैं जो विश्व के ऊपर बैठे हैं, ये ग्लोब है। तो इंडिया एज अ विश्व गुरु, ठीक है। इंडियन इंपॉर्टेंस, इसका हिस्टोरिक एंगल है ना, इसका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एंगल ये था कि आज भारत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया जनसंख्या में। ये इसमें थोड़ा नेगेटिव भी है लेकिन बहुत पॉजिटिव भी है। किसी भी देश की जनसंख्या उस देश का भविष्य तय करती है, वो सशक्त होगी और भारत की जनसंख्या सशक्त है। चीन को बड़ा बनाने में चीन की जनसंख्या का बहुत बड़ा रोल है। पॉपुलेशन इज अ लायबिलिटी, आई एग्री, बट पॉपुलेशन ऑल्सो कैन बी अ ग्रेट एसेट and it is for India and you will see it in the next 25 years, 2040 कुछ रुको तुम, आने वाले कुछ 20-25 साल। तो इंडिया आज विश्व गुरु किस तरीके से है, ये आज का एंगल हो गया। इंडिया पहले विश्व गुरु क्या था, ये तब का एंगल हो गया। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स का एंगल था कि इंडिया कैसे एपिसेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का। तो ये भी एक प्रोजेक्ट आया था यहाँ पे, ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा था। बाकी मंडल डिजाइन वाला मैथ्स वाला प्रोजेक्ट था। आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया था अभी सीबीएसई सर्कुलर में, गूगल डॉक्स में हमने देखा कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, दुनिया कनेक्ट कैसे हुई है ना, उस फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर का उस पर क्या असर हुआ है, हिस्ट्री में हमने देखा। सिविक्स में, माफ कीजिए सिविक्स तो है ही नहीं, ज्योग्राफी में हमने देखा कि इसका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का क्या रोल है इन मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी जिसके तहत भारत ने विदेशी कंपनियों को अपने अंदर आने दिया, इसका क्या रोल था इन वर्ल्ड को कनेक्ट करने में। सिर्फ भारत का नहीं, अलग अलग देशों ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई, हर देश की कंपनी हर देश में जाती है। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी का क्या रोल था इन मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो ये टॉपिक से हम आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझा रहे हैं किस तरीके का फ्लो हो सकता है आपके चैप्टर का, आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट या आईडीपी का, ठीक है। आगे आईडीपी के ऊपर जैसे जैसे और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी, मैं और ज्यादा शॉर्ट्स या अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस यूट्यूब चैनल पे मैं अलग अलग चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में, हर दिन या हर 2-3 दिन में 10 दिन का क्यों चलेगा, तो टीचर आपको कुछ हैंडआउट्स देगी, उसके भी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे सीबीएसई ने आपको दिए हैं सर्कुलर में, पेज 57 पे। हैंडआउट में जैसे रोल ऑफ वाटरवेज, हैंडआउट मतलब क्या होता है, हैंडआउट मतलब आपकी मैडम ही आपको एक प्रिंट, हर बच्चे को एक एक पेपर दे देगी, उसमें यही सब छपा होगा, या तो पेपर दे देगी या क्लास में बोर्ड पे या फिर कहीं पे प्रेजेंट करके कि सब लोग ये देख सके। जो भी कंटेंट इसमें लिखा है ये सब यहाँ पे आपको ये पैसेज पढ़ना होगा। पैसेज किसके बारे में, द रोल ऑफ वाटरवेज एंड एयरवेज इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड एंड इंडिया। वाटरवेज मैंने बताया ना, नई नई जहाजें आई, नए नए है ना हवाई जहाजें आई और नई नई पानी की जहाजें आई, इससे वर्ल्ड ट्रेड में क्या असर हुआ, तो उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा होगा। एक पैसेज लिखा होगा, उस पैसेज से आपने क्या सीखा, कंक्लूजन लिखा होगा, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मैडम आपसे बोल सकती है बेटा ये पैसेज पढ़ो, ये कंक्लूजन पढ़ो और ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर क्लास में करो, मैडम आपसे पूछ सकती हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2-3 हैंडआउट दिए हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का हैंडआउट है, प्रोबेबली वो ज्योग्राफी का हैंडआउट था। ये हैंडआउट किस बारे में, द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हैंडआउट मतलब क्लियर है, आपके हाथ में ये एक एक पेपर प्रिंट करके ये सेम जो छपा है वही छाप के दे दिया जाएगा या क्लास में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये हैंडआउट किसके बारे में, द रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन बिल्डिंग न्यू नेशंस पोस्ट कॉलोनाइजेशन। नए नए देश भी बने, कई देशों ने आजादी अपने शासनकर्ताओं से ले ली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद, उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन है पर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये एक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट भी आपको दिया है कि क्लास 9 और 10 दोनों के लिए वीडियो है और दोनों के लिए ये भी है। स्टूडेंट का नाम, टीम के मेंबर्स कैसे हैं, इस फॉर्मेट में वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पेज 59 पे आपको मिलेगा। इस फॉर्मेट में आप अपना इंट्रोडक्शन पेज, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, या अगर प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन इस फॉर्मेट में होगा। स्टूडेंट का नाम, उसके टीम में कौन कौन से मेंबर्स है, क्लास, सेक्शन, टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डेट ऑफ सबमिशन। असेसमेंट जैसा मैंने बताया कैसे भी हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, आर्ट हो सकता है, क्विज, डिबेट,
रोल प्ले, वाइवा, टीचर आपसे सवाल पूछ सकता है प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद, या आपका वाइवा या मतलब जो भी आपका डिस्कशन हो रहा है उसको देखने के बाद। मतलब बहुत सारी चीज़ें साहब, आप थक जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर का होगा, बस उतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा इसमें मत समझिए। जैसा मैं कह रहा था, जैसे और क्लैरिटी आएगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क भी बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ही बताना है उसमें, बाकी आप समझदार हो, आप खुद समझ जाओगे कि प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या किया जा सकता है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में, क्लास 10 प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, एवरी स्टूडेंट हैज टू कंपल्सरीली अंडरटेक 1 प्रोजेक्ट ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इश्यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्हीं 3 टॉपिक्स में से किसी एक के ऊपर आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। याद रखिएगा, प्रोजेक्ट वर्क आईडीपी से अलग है। ठीक है, प्रोजेक्ट ये इंडिविजुअल हो सकता है, आईडीपी ग्रुप प्रोजेक्ट ही होगा। कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो, कोई सोशल इशू होगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फलाना ढिमकाना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा कि कैसे हम डेवलप करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर एंड विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। उसके बारे में आपको करना है। जो चीज़ मुझे थोड़ी शॉकिंग लगी या मुझे अच्छी लगी एक तरीके से, वो यहाँ पे ये है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ गया वो पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट था वो। ठीक है ना, बाकी मैं बताऊंगा, है ना। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, पूरा ही पढ़ लेते हैं। द प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय द स्टूडेंट्स शुड सब्सिक्वेंटली बी शेयर्ड अमंग देमसेल्फ थ्रू इंटरैक्टिव सेशंस। इतना काम का नहीं है। ठीक है, इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करो प्रोजेक्ट बनाने में। प्रोजेक्ट हैंड रिटन भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। या तो टीचर बोलेगी कोई पीपीटी बना के लाओ, वो डिजिटल हो गया हैंड रिटन, या फिर टीचर बोलेगी हाथ से लिख करके लाओ। ठीक है, प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, ये वाला पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अलग सा लगा था। ठीक है, जो 7th नंबर का पॉइंट है, मस्ट बी डन एट स्कूल ओनली एज स्पेसिफिक पीरियड से एलोकेटेड फॉर प्रोजेक्ट वर्क। मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर पे गए और आपने चैट जीपीटी से या कहीं से कोई आंसर टाइप करके आप ले आ गए। ज़बरदस्त संभावना है कि देखिए, स्कूल फॉलो करते भी हैं, कई स्कूल नहीं भी फॉलो करते हैं, हर साल आता है। लेकिन सीबीएसई के हिसाब से अलग से प्रोजेक्ट वर्क के पीरियड्स होंगे, अलग से पीरियड होंगे जिसमें प्रोजेक्ट वर्क को एलोकेट किए जाएंगे। जैसे सैटरडे के हो सकता है 2 सीसीए के पीरियड वो प्रोजेक्ट वर्क को दे दे, तो अलग से पीरियड होंगे जिसमें आपको स्कूल में, आप घर से भले पढ़ के आइए पर स्कूल में ही आपको प्रोजेक्ट वर्क करना है। ठीक है, तो मस्ट बी डन एट स्कूल ओनली, स्कूल में ही करना है सीबीएसई के हिसाब से, एज स्पेसिफिक पीरियड से एलोकेटेड फॉर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई स्किट हो सकता है, वही भी बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ लिखो मत, कोई रोल प्ले करके दिखाओ, या फिर कोई सोशल इशू है ना, तो तुम मुझे बताओ, तुम 5 लोगों का एक ग्रुप, हाँ तुम लोग, अरे तुम्हारी बात हो रही है तुम 5 लोग साथ में, तुम मुझे बताओ कि फीमेल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, इसके ऊपर कोई रोल प्ले करो, आपस में अवेयरनेस कैसे फैलाओगे। तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आपको, स्किट वगैरह कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है ना, बाकी वो सब स्कूल के लिए, आपके लिए नहीं है। 5 नंबर का वो है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और प्रोजेक्ट वर्क में इन तीनों में से कोई भी इशू आप उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। हाँ, रुक जाओ, इतना जल्दी वीडियो मत बंद करो। माफ़ कीजिएगा अगर वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी बन गई हो, मैं इसको शॉर्ट में ही बनाने की कोशिश कर रहा था, पर अगर कोई 8-10 स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी सही मदद मिली होगी। ठीक है, अगर हमारी कोई बात आपको अच्छी लगी तो मानिएगा कि वो हमारे अपने गुरुओं की है, और कोई बुरी लगी तो मान लीजिएगा वो बात मेरी अपनी है। फिलहाल मैं इस सेशन को यही एंड करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।